Hello, good morning, dear student. In the previous lecture, we have seen that what is the accuracy, what is the sensitivity, what is the selectivity, and what is the errors. तो ये जो बेसिक डिफिनीशन है हमारे इंस्ट्रूमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, चाहे आपका अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, वाट मीटर हो, एनर्जी मीटर हो, जो कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आपके इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले हैं, जब भी हम उनके बारे में बात करेंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हम जो है कि एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और जब हमको कोई भी कंपनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करके देगी तो उसमें कितने एरर्स आ सकती हैं, कितने परसेंटेज एरर आ सकती है, और उसकी जो सेलेक्टिविटी कितनी है और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है कि देखते हैं जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं, या जब भी हमको कोई कंपनी किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड करती है तो वो सारी जो डेटा है वो हमको इंटर्ड करके देती है, प्रोवाइड करती है, ताकि हम जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करें तो हमको ये पता हो कि अगर इतनी एरर्स आ रही है तो वो नॉर्मल है, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा इतना सेंसिटिव है, ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी हमारी इतनी हाई है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ एरर, ठीक है। दो पार्ट में है आपका। एक तो आपका है सोर्स ऑफ एरर, जो एरर्स हैं वो उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आती हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में और किस तरीके से हमारे इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट करती हैं। और दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप की एरर होती हैं, और उस एरर को देखिए, जो आपकी एरर्स हैं जिनको हिंदी में त्रुटि कहते हैं, इसको हम बेसिकली कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप जो है कि 1% तक ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। 100% से लेके 1% तक ला सकते हैं कि मतलब इसमें आपकी एरर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ठीक है। तो हम एरर्स को कम कर सकते हैं, ना कि उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सोर्स ऑफ एरर। तो जो हमारा एरर का सोर्स है वो क्या है। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि हो सकता है जब भी हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से हम करेक्ट रीडिंग को भी ले सकते हैं और इनकरेक्ट रीडिंग को भी ले सकते हैं। तो पहला है आपका पॉइंट है कि जो आप रीडिंग लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो आपका फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरा पॉइंट आपका है कि जो आपका कोई भी पर्सन जो स्किल्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, अनस्किल्ड ऑपरेटर है, जो क्या कर रहा है, मान लीजिए करंट को मेजर करने गया और वो उसके जो प्लग पॉइंट हैं वो वोल्ट मीटर के तरीके यूज कर रहा है, किसको, जब उसको करंट मेजर करना है तो उसको करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी, तब भी आपका ये एक तरीके से सोर्स ऑफ एरर है। मतलब जो आपका ऑपरेटर है वो जिस वे में इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए उस वे में यूज नहीं कर रहा है, तो जो आपका अनस्किल्ड पर्सन है, ऑपरेटर है, वो भी आपका सोर्स ऑफ एरर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मेंटेनेंस नॉट प्रोवाइडेड टाइमली। जैसे कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उनमें हम मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा एक तरीके से सोर्स ऑफ एरर हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर का काज बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर्स आती हैं। जैसे आप पीएमएमसी की बात करेंगे तो उसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट में हम जो कि परमानेंट मूविंग कॉइल, तो परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। तो एजिंग इफेक्ट के कारण, मतलब जो आपका परमानेंट मैग्नेट है उसकी एज बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण उसमें जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाती है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी वो काफ़ी वीक हो गई है तो उसके जगह पे हमको दूसरा मैग्नेट रिप्लेस करना चाहिए, तब जो है कि अपनी वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस नॉट प्रोवाइडेड टाइमली। तो जब भी आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका सीटी हो गया, पीटी हो गया, इनमें टाइमली अगर आप जो है कि मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका प्रॉपर रीडिंग आपको नहीं देंगे कि जो आपका वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, ठीक है। तो इसलिए यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड मेंटेनेंस प्रॉपरली टाइम टू टाइम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका insufficient knowledge of quantity to be measured, insufficient knowledge of
क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हैं उसका अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब भी आप करेक्ट रीडिंग नहीं लेंगे। जब करेक्ट रीडिंग नहीं लेंगे तो आपको एरर्स मिलेगी, त्रुटियां मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट एंड टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, जैसे आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट किस तरीके से हमारे इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट करता है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम कंट्रोलिंग टार्क जो प्रोवाइड करते हैं वो कंट्रोलिंग टार्क बाय द स्प्रिंग या पीएमएमसी ले लीजिए। पीएमएमसी में हम जो है कि स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो अगर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होगी, कम होगी। मतलब उसका जो स्टिफनेस है, टाइटपन है, ठीक है, वो आपका कमजोर होगा। तो जब वो उसमें वीकनेस आएगी तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट जिसको डिफ्लेक्ट करके 0 की पोजीशन पे ले जाना चाहिए, ठीक है, डिफ्लेक्ट करके 0 की पोजीशन पे ले जाना चाहिए, तो डिफ्लेक्ट करके 0 पे नहीं ले जाएगा। वो क्या करेगा, किसी न किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कराएगा। तो इससे आपका जो एक अफेक्ट है टेम्परेचर इफेक्ट, ये आपका इसमें अफेक्ट करेगा आपके इंस्ट्रूमेंट को एक पर्टिकुलर रीडिंग को लेने के लिए, जो है कि एक तरीके से इफेक्ट है जो एक आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट के अंदर ही आपका आता है टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटली जैसे आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, ये आपके फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी स्टिफनेस कम होगी। स्टिफनेस जब कम होगी तो आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली कंट्रोल करके 0 की पोजीशन में नहीं ला पाएगा। इस वजह से आप करेक्ट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो एक तरीके से आपका सोर्स ऑफ एरर है। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो आपका जो लोडिंग इफेक्ट है, मतलब जब भी जैसे हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एज ए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, तो उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो एज वेल एज पॉसिबल टू हाई, जितना हो सके उसको हाई रखा जाए, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्ट रीडिंग को देखेगा। ठीक है, और अगर आपका अमीटर है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम से कम रखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लोडिंग इफेक्ट भी आपका एक तरीके से सोर्स ऑफ एरर है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पांस टाइम। ठीक है, रिस्पांस टाइम का मतलब यह है कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो आपने जब भी उसको सोर्स से क्या किया, ऐड किया, कनेक्ट किया, तो आपका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होना चाहिए क्विकली। जैसे ही आपने सप्लाई को ऑन किया और आपका जो पॉइंटर है वो क्विकली डिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आप सप्लाई जो है कि कनेक्ट करेंगे तो पॉइंटर आपका क्विकली डिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही जल्दी डिफ्लेक्ट नहीं होता, क्विकली रिस्पांस नहीं देता है। इस वजह से वो धीरे धीरे आपका रिस्पांस देगा। तो कई बार आपका यहाँ पे आके रुक गया, मान लीजिए आपको जो करंट की वैल्यू है वो 4 एम्पियर तक थी, ठीक, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे आकर यहाँ पर रुक गया। फिर आपने इस रीडिंग को ले लिया, लेकिन फिर इसके बावजूद भी ये आपका धीरे धीरे आकर यहाँ पर रुका। तो ये है आपका रिस्पांस टाइम। तो रिस्पांस टाइम जितना कम हो सके आपका इंस्ट्रूमेंट का, उतना ही आपका बेहतर इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो रिस्पांस टाइम है वो एक तरीके से सोर्स ऑफ एरर है। मतलब आपको क्विकली रिस्पांस मिल जाना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी रिस्पांस ना मिलने की वजह से आपका जो रीडिंग है वो करेक्ट रीडिंग ना देकर आपको 4 एम्पियर की रीडिंग देनी थी, लेकिन आपने 3 एम्पियर की रीडिंग दे दी। तो ये आपका एरर्स है। ठीक है, सोर्स ऑफ एरर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर या ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से रीडिंग ले रहे होते हैं तो हम करेक्ट रीडिंग नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये आपका होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब जैसे करंट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 4 एम्पियर आपका पॉइंटर, लेकिन आप 3 एम्पियर की रीडिंग ले रहे हैं, या आप जो है कि 4.5 एम्पियर की रीडिंग ले रहे हैं। तो ये है आपका सोर्स
ऑब्जर्वेशनल एरर कि मतलब हमारे देखने की वजह से जो एरर आई उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, अभी हम जो है कि इसी लेक्चर में ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हमारा था सोर्स ऑफ एरर कि कितने तरीके से हमारी जो एरर हैं, कौन कौन से सोर्स है जिसकी वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर आती है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो देखिए जो जितने भी हमारी एरर्स हैं वो किस वजह से आती हैं इसके बारे में ही जानना है। और हमने आपको बताया कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर आती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी एरर्स को हम कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो सॉरी, टाइप्स ऑफ एरर में पहला आपका ग्रॉस एरर। ठीक है, पहला आपका है ग्रॉस एरर, और नेक्स्ट आपका है सिस्टमेटिक एरर, और तीसरा आपका है रैंडम एरर। ठीक है, तीसरा आपका है रैंडम एरर। तो ग्रॉस एरर क्या होती है, ग्रॉस एरर वह एरर होती है जो ह्यूमन नेग्लिजेंसी के कारण होती है, ह्यूमन उसको नेग्लेक्ट कर देता है, इस वजह से जो एरर होती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर। ये कैसे होती है, ह्यूमन नेग्लिजेंसी, ह्यूमन नेग्लेक्टिंग के कारण होती है। ह्यूमन जब उसको नेग्लेक्ट करता है तो वो एरर हमारी क्या कहलाती है, ग्रॉस एरर कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, 0 से लेकर 10 एम्पियर तक की ये करंट को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, 0 से लेकर 10 एम्पियर तक की करंट को ये रीड कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 एम्पियर तक की करंट को ये रीड कर सकता है। मान लीजिए कोई ऑपरेटर इसकी सहायता से किसी भी मोटर की करंट को मेजर करने गया कि ये हमारा जो मोटर है वो कितनी एम्पियर की करंट को ले रहा है। ठीक, वो क्या किया, मोटर की करंट को अमीटर की सहायता से करंट को उसने लिया, तो उसको करंट की वैल्यू मिली कितनी, 4.5 एम्पियर। बाय डिफ़ॉल्ट जब वो रीडिंग को नोट किया अपने पेपर में, क्योंकि जितनी भी आपके वो मशीनें जो भी आपकी रन कर रही होती हैं, तो उनका जब हम डेटा नोट करते हैं तो हमारे पास एक लॉगबुक होती है जिसमें हम उसको सारे डेटा को क्या करते हैं, नोट्स करते हैं। ठीक, तो जो आपका ऑपरेटर है वो इस 4.5 एम्पीयर की करंट को उसने देखा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था, अमीटर था, वो 4.5 एम्पीयर करंट को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसका दिमाग नहीं काम किया, तो उसने क्या किया, 3.5 एम्पीयर की करंट को नोट कर लिया। तो ये जो है आपकी एरर किसकी वजह से आई, ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से, ह्यूमन की वजह से। तो इसको हम जो ग्रॉस एरर है ये आपकी ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से आती है, जब ह्यूमन उसको क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर होती है जो आपकी ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं होती है, ह्यूमन की नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं होती है, वो आपकी जो एरर होती है वो सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। वो एरर जो ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं होती है उसको हम जो है कि सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली 3 तरीके की होती हैं, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, अब जो है कि जैसे हमने बात किया था कि इसके बारे में, ग्रॉस एरर के बारे में, थोड़ा सा बैक चलते हैं। ग्रॉस एरर जो है कि ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से होती है, तो हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम रीडिंग लेने जाते हैं, देखिए 2 पॉइंट है आपको जिसकी सहायता से आप इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इस एरर को। पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम रीडिंग लेने जाएं तो हमारा जो है कि दिमाग दुरुस्त होना चाहिए। जो
रीडिंग मिल रही है उसको ही एक्यूरेट रीडिंग लेना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम रीडिंग लें तो रिवाइज करें 2 to 3 टाइम्स, कम से कम 2 से 3 बार हमको रीडिंग को रिवाइज करके दोनों और तीनों रीडिंग को नोट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ये वोल्ट मीटर है, आपने एक बार रीडिंग ली तो आपका वोल्टेज आया 250 वोल्ट, ठीक, तो इसको नोट डाउन करिए। दूसरी बार आपने रीडिंग लिया तब भी आपका 250, तीसरी बार आपने रीडिंग लिया तब भी आपका 250 वोल्ट, ठीक। तो इससे आपका क्या होगा कि जो एरर से रिड्यूस होगी। तो जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको एक बार रीडिंग नहीं, किसी भी अगर आप मोटर की रीडिंग लेने जाएंगे, अगर उसके वोल्टेज हैं, करंट हैं, तो जब भी आप रीडिंग लेंगे तो कम से कम एट लीस्ट 2 रीडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी सहायता से जो हमारी ग्रॉस एरर है इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर। तो हमने बताया कि सिस्टमेटिक जो एरर है वो ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं होती है, ठीक है। ये जो एरर है इनके टाइप्स हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि जो हमारी एरर हैं ये तो हो रही हैं, ठीक, और हम इनको कैसे कम कर सकते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करके देती है, तो आप रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, आप रीडिंग ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास वोल्ट मीटर है जिसकी रेंज है 300 वोल्ट तक, ठीक। तो पहली कंडीशन ये है कि आप 300 से ऊपर के वोल्टेज को आप रीड नहीं कर सकते। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जो आपका ये वोल्ट मीटर है, इसकी सहायता से आप मैक्सिमम 300 वोल्ट ही रीड कर सकते हैं। तो पहले आपको इंश्योर होना पड़ेगा कि जो आप जिसका वोल्टेज लेना चाह रहे हैं उसका वोल्टेज आपका 300 से नीचे है कि नहीं है। अगर आपका 300 से नीचे है तभी आप इस वोल्ट मीटर को प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वोल्टेज को रीड कर रहे हैं तो जितना वोल्टेज एक्चुअल में है उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, फॉल्टी है। इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से आपका 250 वोल्ट्स रीड नहीं कर पा रहा है। जैसे क्या क्या वजह हो सकती हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग नहीं दे पा रहा है। पहला आपका वजह हो सकता है ये, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपने स्प्रिंग कंट्रोल लगाया है, कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड किया है, तो आपकी स्प्रिंग खराब हो सकती है, जिसकी वजह से वो जो कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग टार्क है दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको करेक्ट रीडिंग नहीं मिल पा रही। अगर मान लीजिए जो आपको स्प्रिंग इसमें लगाई गई है, ठीक है, एक स्प्रिंग यहाँ, एक स्प्रिंग यहाँ, 2 स्प्रिंग लगाई जाती है, तो अगर ये स्प्रिंग क्या हो गई है, वीक हो गई है, तो आपका पॉइंटर खूब डिफ्लेक्ट होगा और पहुंचा देगा आपको कहाँ पर, 300 वोल्ट तक, ठीक है। और आपको वोल्टेज कितना चाहिए, 250 वोल्ट। तो ये आपका जो एरर आ रही है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, डैम्पिंग आपका फेल हो जा रहा है, ठीक है, डैम्पिंग आपका फेल हो जा रहा है, तो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी, पॉइंटर आपका वाइब्रेट करेगा, ऑक्सीलेशन शो करेगा, जिसकी वजह से आप करेक्ट रीडिंग को नहीं ले पाएंगे। और तीसरी वजह ये होगी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई जो है कि टर्मिनल आपका ओपन सर्किट हो गया है, ठीक। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिसकी सहायता से आप क्या कहेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है। पहला पॉइंट ये कि अगर आप स्प्रिंग कंट्रोल ले रहे हैं, स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्प्रिंग की स्टिफनेस वीक हो सकती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि आपका जो डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर आपका वर्क नहीं कर रहा है। और तीसरा पॉइंट ये कि कोई भी कनेक्शन आपका लूज हो या कोई कनेक्शन आपका ओपन सर्किटेड हो, ठीक। तो ये हो गई आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इस एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, जो आपका डैम्पिंग है वो प्रॉपर डैम्पिंग आपका वर्क करना चाहिए, और जितने भी आपके कनेक्शन है वो आपके कनेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल उनका किसी भी तरीके का उसमें लूजनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी स्प्रिंग है वो प्रॉपर आपकी
वर्क करनी चाहिए। तो इतने तरीके हैं जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर को कम कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर वो एरर है जो ह्यूमन की जो है कि जो आप कह सकते हैं इसको, इसी एरर को हम पैरालॉक्स एरर भी कहते हैं। इसको हम पैरालॉक्स एरर भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एरर किसकी वजह से आती है, जैसे अगर किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर कोई अमीटर है और दो लोग यहाँ पर रीडिंग ले रहे हैं। अगर दो लोग रीडिंग लेंगे तो एक इधर से लेगा और एक इधर से लेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सामने से रीडिंग को नहीं लेंगे। तो ये जो आपकी एरर आ रही है ये ऑब्जर्व करने की वजह से आ रही है। ठीक है, ये एरर आपकी ऑब्जर्व करने की वजह से आ रही है। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई वोल्ट मीटर है जिसको हमने क्या किया, ये मान लीजिए इसको हमने सप्लाई से जब कनेक्ट किया तो ये आपको बता रहा है कितना, 250 वोल्ट। और ये 250 वोल्ट कब बताएगा, जब आप इसके बिल्कुल सामने से देखेंगे। ठीक है, जब आप इसके बिल्कुल सामने से देखेंगे तभी आपका ये 250 वोल्ट की रीडिंग को शो करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो आपका पॉइंटर कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, तब यहाँ पे जो आपको रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 249 या 248 वोल्ट। ठीक है, अगर इधर से देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 248 या 250 वोल्ट। और अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा ये 251 या 252 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी एरर आ रही है, मतलब आपने इधर से लिया रीडिंग तो 291, इधर से रीडिंग लिया 249 वोल्ट। ठीक है, तो आपकी जो करेक्ट रीडिंग थी वो कितनी थी, 250 वोल्ट। लेकिन आपकी जो ये एरर आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है, ऑब्जर्व करने की वजह से आ रही है। ठीक है, तो इस एरर को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जितनी आपकी एरर्स हैं उसको आप कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इस एरर को आपको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस पे मिरर लगाते हैं। ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, मिरर का यूज करते हैं, जिससे जो हमारी पैरालॉक्स एरर है या ऑब्जर्वेशनल एरर है ये आपकी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इन्वायरमेंटल एरर की। तो इन्वायरमेंटल एरर में आपका जैसे टेम्परेचर होने की वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, प्रेशर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से ये जो एरर्स आ रही हैं ये आपका इन्वायरमेंटल एरर है। तो इस एरर को देखिए, आपको पता हो गया कि ये किस वजह से, आपको हमने बताया कि स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने पे उसका स्टिफनेस कम होगा तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो फुल स्केल रीडिंग देने लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी इन्वायरमेंटल एरर है हम इसको कम करने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कम कर सकते हैं। तो जैसे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जब भी डिजाइन किया जाता है तो कंपनी आपको बताती है कि इस प्लेस पर आपका इतना एरर्स आ सकती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हम इस एरर्स को कम करना चाहेंगे या इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली अगर इसके अंदर है तो कोई बात नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट में इतनी एरर्स आएगी। तो जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करें तो हमको इंश्योर होना पड़ेगा कि हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के क्या होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उस इंस्ट्रूमेंट को उस प्लेस पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके तरीके हैं जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इन एरर्स को कम कर सकते हैं और ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रैंडम एरर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को हम जो है कि रेडिजुअल एरर भी कहते हैं। ठीक है, रैंडम एरर को रेडिजुअल एरर भी कहते हैं और
ये जो इरर्स है, रैंडम इरर, ये आपकी ऑब्जर्वेशनल इरर भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल इरर भी हो सकती है और आपका ग्रॉस इरर भी हो सकती है। ठीक है।